हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के आरटीपी फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का आरटीपी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके एमसीक्यूज कवर करूंगा। केस सिनेरियो वन, डी लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31st मार्च ईच ईयर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर रिलेवेंट टू द ईयर एंडेड 31st मार्च 67। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 115 से कनेक्टेड है। इंड एस 115 से कनेक्टेड है, रेवेन्यू उससे कनेक्टेड है। चलो फर्स्ट वन, ऑन 1 अक्टूबर X6 डी लिमिटेड सोल्ड अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 1,21,000। हमने 1 अक्टूबर में गुड्स बेचा है। द अमाउंट इज पेएबल ऑन 31st December X8। हमने कब गुड्स बेचा? 1 अक्टूबर X6। पर अमाउंट कब देना? अमाउंट इज पेएबल बाय 31st December X8। 2 years 3 months के बाद पैसा देना है। कितना देना है? 1,21,000। Next one, the amount is payable on 31st December. The manufacturing cost of the product was 80,000. तो cost हमारा है 80,000। The customer had a right to return the product for a full refund at any time up to and including 31st December X6। इसका मतलब 31st December X6 तक कस्टमर के पास राइट है, राइट टू रिटर्न, राइट टू रिटर्न है। ओके फाइन। एट 1st October X6 D Limited had no reliable evidence regarding the likelihood of the return of the product by the customer। अब देखिए, एज पर 115 हम क्या करते हैं? एज पर इंडिया 115 ये अप्रूवल सेल में हम जब देते हैं यार, गुड्स विद राइट टू रिटर्न हम जब देते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है? जैसे हमारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है जहां पे कुछ आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि हमने 1,000 यूनिट्स कस्टमर्स को दिए थे। हमने 1,000 यूनिट्स दिए थे विद राइट ऑफ रिटर्न। तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है? इसका रिकॉर्डिंग क्या हम इसको सेल्स मान सकते हैं? क्या हमें इसे इन्वेंट्री विद कस्टमर मानना पड़ेगा? हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपेक्टेशन। इसका अकाउंटिंग पूरे एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्वेश्चन में हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन में लिखा था कि 1,000 यूनिट्स जो है उसमें से जितना मुझे याद है ऐसा कुछ था कि 970 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल हो जाएगा और कस्टमर्स वुड रिटर्न 30 यूनिट्स। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो ओके, तो अब इंडेक्स के रूल पे आते हैं। तो इंडेक्स 115 का रूल ये है कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 970 रिटर्न नहीं होगा तो इसे तुम सेल्स मान लो, और हम एक्सपेक्ट करें कि भाई 30 रिटर्न होगा तो इसे सेल्स मत मानो। टिकट एज स्टॉक विद कस्टमर्स, ये हमारे कस्टमर्स के पास हमारे गुड्स पड़े वो मान के चलो। ओके, सो दिस इज द वे इट गोस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? At 1st October, D Limited had no reliable evidence regarding the likelihood of the return of the product by the customer. The product was not returned by the customer before 31st December। चलो वो तो बात की बात हुई। पहले हम 1st अक्टूबर में क्या करेंगे? 1st अक्टूबर में क्या हमारे पास कुछ एविडेंस है? नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कस्टमर्स रिटर्न करेंगे, क्या कस्टमर्स रिटर्न नहीं करेंगे। तो क्या हम इसे सेल्स मान सकते हैं यहाँ पे? तो नहीं, वी कैन नॉट टेक इट एज सेल, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसे हम सेल्स नहीं मानेंगे। हम सेल्स कब मान सकते हैं? ये पॉइंट पे, जब वो 3 मंथ्स खत्म हो जाएगा, जब 31st December पास हो जाएगा, जब वो अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगा कि भाई सेल है कि नहीं है, कस्टमर ने रिटर्न किया कि नहीं किया, तब हमें पता चलेगा। तो इन शॉर्ट 1st अक्टूबर को कैन वी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू? तो वी कैन नॉट। हम स्ट्रेट अवे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और 31st December जब हमें एक्चुअली पता चलता है। देखो इस क्वेश्चन में ये मॉड्यूल जैसे क्वेश्चन डेटा नहीं दिया कि पार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न नहीं होगा और पार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न होगा। ऐसा डेटा नहीं दिया है। इसमें लिखा गया है कि हमें पता ही नहीं कि क्या है, सेल्स रिटर्न होगा क्या नहीं होगा। इन शॉर्ट वी आर नॉट श्योर, सर्टिनिटी नहीं है, तो हम उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फाइन। पर फिर पता चला कि देखो, द प्रोडक्ट वॉज नॉट रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर 31st December X6। 3 महीने में रिटर्न नहीं हुआ, अब वो सेल हो गया है। सो द राइट ऑफ रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड। ओके, ऑन 1st October, on both 1st October and 31st December X6, the cash selling price was 1 lakh। A relevant annual rate to use in any discounting calculation is 10%। मतलब वो लोग बोल रहे हैं भले हम कस्टमर से 1,21,000 चार्ज कर रहे हैं, पर उसका जो कैश सेलिंग प्राइस था वो है 1 लाख। मतलब अगर कोई कस्टमर है जो मुझे इमीडिएटली पैसा देता है तो हमने उससे 1 लाख चार्ज किया, पर ये कस्टमर क्योंकि हमें पैसा 2 साल के बाद दे रहा है, हम उससे 121 चार्ज कर रहे हैं। और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्वेश्चन में दिया गया है 10%। और जस्ट टू कंफर्म, अगर मैं 1,21,000 को 10% से डिस्काउंटिंग करूंगा 2 साल के लिए तो मुझे आता है 1 लाख। ओके, विच शोज कि ये हमारा एक टाइप का आईआरआर है। फाइन।
तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड 1 अक्टूबर को नहीं करना है, 31 दिसंबर को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। और कितना रिकॉर्ड करना है? क्या हम 1,21,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो नहीं, हमें 1 लाख ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इज वेरी क्लियर कि अगर हम, जो हमारा कैश सेलिंग प्राइस और हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, तो जो एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया वो इंटरेस्ट है एंड नॉट रेवेन्यू। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी दिया गया था। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या था? प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट था कि भाई 1 साल के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो वी कैन इग्नोर इंटरेस्ट। हम ये मान सकते हैं कि देर इज नो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, और हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो पैसा आ रहा है वो 2 साल के बाद आ रहा है, तो वी कैन नॉट यूज प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, और हमें ये मानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा कैश सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है। तो हम सेल्स को 1 लाख ही मानेंगे। ओके, तो हमारा सेल्स होगा 1 लाख। दैट्स इट, ये पार्ट दिया है क्वेश्चन में। अब आगे जाते हैं। एमसीक्यूज में क्या पूछा है? व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स मेड ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर में जो सेल्स हुआ उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 31 दिसंबर में, और अमाउंट भी 1 लाख एंड नॉट 121। तो हम 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे, वो भी 1 लाख। What will be the amount of finance income to be recognized with respect to sales in the year 6-7? In the year 6-7 बोल रहे हैं। हमने सेल्स कब माना? हमने इसे सेल्स माना है ऑन 31 दिसंबर x6। तो यहाँ पे मतलब 31 दिसंबर x7, इस डेट पे हम क्या सेल्स, क्या इनकम मानेंगे? हमें इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स, दिसंबर से लेके मार्च। हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। जो रेट से हमने डिस्काउंटिंग किया था 10% पे। ओके, तो हमें वो रेट से डिस्काउंट एंट्री करना, वो रेट से रिकॉर्डिंग करना होगा। फाइन, ऑन 31 दिसंबर, सॉरी इस पे आते हैं, इनकम क्या माना जाएगा? जो 1 लाख रुपीज है उस पर 10% फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 2,500। तो हम ये इंटरेस्ट मानेंगे बी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 31 मार्च x7? x7 पे क्या होगा? 1 लाख तो हमने पहले ही चार्ज किया था डेटर्स टू सेल्स। अब हम और 2,500 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो डेटर्स टू इंटरेस्ट, तो डेटर्स हो जाएगा टोटल मेरा 1,02,500। ओके, और फिर पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ये तो नेक्स्ट वन का है, ये बाद में देखते हैं। पहले यहाँ, आई होप यहाँ तक सबको समझ गया होगा। और इसका अगर मैं जर्नल एंट्री वाइज सिखाऊं तो जर्नल एंट्री भी कर लेते, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले 1 अक्टूबर पे आते हैं, 1 अक्टूबर x6। वहां पे हम सेल्स का एंट्री तो नहीं पास करेंगे, पर गुड्स का फिजिकल डिलीवरी तो गया ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है। हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, और हम स्टॉक विद कस्टमर्स करके हेडेक क्लियर कर सकते हैं। स्टॉक विद कस्टमर्स अमाउंट, ये कौन से अमाउंट पे जाएगा? ये कॉस्ट पे जाएगा, क्योंकि हम सेल्स बुक नहीं कर रहे हैं। अमाउंट क्या है? 80,000, जो हमारा कॉस्ट है। क्वेश्चन में दिया था कि कॉस्ट हमारे 80,000 है। फाइन, स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 80,000, तो कॉस्ट पे हम इसे ये बता देंगे। तो हमने इन्वेंट्री से निकाल के उसे स्टॉक विद कस्टमर्स बना दिया। अब 31 दिसंबर को जब ये एक्चुअली सेल्स होगा, जब ये एक्चुअली सेल्स होगा, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? एक तो हम करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स या टू रेवेन्यू। क्या प्राइस पे? क्या प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे इसे? 1 लाख रुपीज पे, जो हमने डिस्कस किया था। 1,21,000 पे नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 21,000 दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज फाइनेंस इनकम। तो हम ये एंट्री पास करेंगे, और 31 दिसंबर में ऑन द सेम डेट हम एक और एंट्री पास करेंगे। वो क्या? स्टॉक भी तो गया हमारा, तो जो स्टॉक विद कस्टमर्स डेबिट किया था अब उसे क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक विद कस्टमर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, और उसके सामने क्या डेबिट होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने पे? ऑब्वियसली कॉस्ट पे डेबिट होगा। चलिए, ये भी हो गया। फिर फिर 31 मार्च ईयर एंड पे आ जाओ। 31 मार्च x7 पे हम क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और कस्टमर को हम और डेटर बना देंगे 2,500। तो कस्टमर कितना हो जाएगा? डेटर्स कितने पे दिखेगा ईयर एंड पे? 1 लाख तो पहले से दिख रहा था, अब और 2,500 दिखेगा, तो टोटल दिखेगा 1,02,500। ओके, इस तरीके से ये जाएगा। दैट्स इट, आगे जाते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट केस पे आते हैं, आई मीन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट केस के। On 1st July, D Limited began an arrangement to sell goods to a third party, B Limited. The price of the goods was set at 100 rupees per unit for all sales in the 2-year period ending 30th June X7. मतलब हमने किसी कस्टमर के साथ एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अगले 2 साल में तू मेरे से गुड्स लेगा तो मैं तेरे से 100 रुपया चार्ज करूंगा। However, if sales of the product exceeds 60,000 units in the 2-year ending 30th June, then the selling price of all units is retrospectively set at 90 per unit. मतलब हमने एक अग्रीमेंट इस तरीके से किया है कि हम तुझे 100 रुपए में बेचेंगे,
लेकिन अगर तू आगे जाके मुझसे गुड्स खरीदेगा 60,000 से ज्यादा, 2 साल के टाइम पीरियड में 60,000 से ज्यादा गुड्स खरीदेगा, तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा और मैं 90 चार्ज करूंगा, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब पहले के जो प्राइस थे 100 जो मैंने चार्ज कर दिया होगा, उसे भी मैं 90 कर दूंगा। भले मैंने 100 रुपये लिया पर मैं 90 कर दूंगा, और मैं 10 रुपीज रिटर्न कर दूंगा अगर ये 60,000 से ऊपर सेल हो गया 2 साल में तो। फाइन। अब एक्चुअली क्या हुआ है देखे जरा। सेल ऑफ द गुड्स टू बी इन द 9 months एंडिंग पीरियड ऑन 31st March X6 टोटल 20,000। क्या बोल रहे हैं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कब किया था? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 जुलाई X5। 1 जुलाई X5 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और ईयर एंडिंग 31st March X6 तक क्या हुआ? कितने यूनिट्स बिके इस पीरियड में? 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड 9 months में। हमने 20,000 यूनिट्स बेचा है, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर मंथ वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज टिल 30th June। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर कस्टमर हमसे यही प्राइस चार्ज, आई मीन इतना ही यूनिट्स लेगा, ब्रॉडली इतना ही, मतलब पर मंथ सेम लेगा। तो इन शॉर्ट अगर 9 months में कस्टमर ने 20,000 यूनिट्स दिया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2 साल मतलब 24 months में कितना यूनिट्स लेगा हमसे 24 months में? तो 20,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 9, तो वो आ रहा है 53,333 यूनिट्स। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे 53,333 यूनिट्स हमसे खरीदेगा, विच इज लेस देन 60,000। तो हम उससे क्या प्राइस चार्ज करेंगे? हम चार्ज करेंगे 100 रुपीज एंड नॉट 90। हम उससे 100 रुपीज ही चार्ज करेंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन। देखिए इंडिया 115 ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन पे चलता है कि जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम फेयरली एस्टिमेट करो, एक्सपेक्ट, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग करो। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल में 53,333 यूनिट्स बिकेगा, 60,000 क्रॉस नहीं होगा, तो विल रिकॉर्ड रेवेन्यू एट 90। हम चार्ज तो 100 करेंगे, ध्यान रखना पैसा 100 रुपए लेंगे, लेकिन हम जब उसे रेवेन्यू बुक करेंगे तो 90 बुक करेंगे कि 100। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डे 1 पे कि भाई नहीं 60,000 यूनिट्स तो इजिली हो जाएगा, तो हमें 90 रेवेन्यू बुक करना चाहिए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं, ये तो 60,000 नहीं क्रॉस करेगा, तो इन दैट सिनेरियो हमें 100 रुपीज ही रिकॉर्ड एज अ रेवेन्यू मानना पड़ेगा। फाइन। अब एक्चुअल क्या हुआ देखे जरा। तो ये ईयर तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे 31/3 X6 में हम क्या एंट्री पास करेंगे? अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिखूं तो 31/3 X6 में हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। कितना? देखिए बैंक में कितना आएगा, दैट इज वेरी क्लियर। बैंक में आएगा 20,000 इंटू 100। बैंक में तो हमें 20,000 इंटू 100 ही लिखना है, क्योंकि हम पैसा तो 100 ही चार्ज करेंगे कस्टमर को। उसको 90 स्टार्टिंग में नहीं चार्ज करना है, वो तो 60,000 क्रॉस हो जाएगा तो हमें चार्ज करना है उससे 90 रुपीज, आई मीन। तो बैंक में तो 100 रुपीज ही आएगा। अब रेवेन्यू कितना लेना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20,000 इंटू 100 क्या 20,000 इंटू 90। तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 20 लाख से आएगा। जैसे मैंने बताया कि 53,000 अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60,000 क्रॉस नहीं होगा, तो हम 100 रुपीज ही रेवेन्यू मानेंगे। अच्छा इस जगह पर अगर ऐसा होता सपोज कि नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, तो हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट, हम 100 रुपीज के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यू हम दिखाते थे 90 रुपीज के हिसाब से इंटू 20,000 यूनिट से। तो मैं पर यूनिट बता रहा हूँ, और जो डिफरेंस होता है 10 रुपीज, वो मुझे रिफंड करना है। हम ये मान के चलते थे कि पैसे तो आ गए पर वो हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो उसको हम एडवांस बोल दो या रिफंड बोल दो, रिफंड लाइबिलिटी बेटर वर्ड रहेगा, रिफंड, कि हमें उसे रिफंड करना है, रिफंड लाइबिलिटी बोल दो या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बोल दो। ओके, मॉड्यूल में 115 में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी वर्ड ज्यादा यूज किया गया है, तो रिफंड लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो यूज करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नॉमेनक्लेचर फिक्स नहीं है तो चलेगा। फाइन। तो आई थिंक ब्रॉडली सबको समझ गया होगा यहाँ तक। अब आते हैं हम 31/3 X7। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? ये तो फर्स्ट ईयर की बात है, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? However, in the year ended 31/3/07, total sales were 35,000। अब सेकेंड ईयर में तो 35,000, मतलब 31/3 X7 में सेल्स कितना हुआ इस पीरियड में? इस पीरियड में 35,000 का सेल्स हुआ है। एंड बेस्ड ऑन करंट ऑर्डर्स फ्रॉम बी लिमिटेड द एस्टिमेट वाज रिवाइज्ड। अब हमें लग रहा है 35, 20, 55,000 तो हो ही गया। अब और 3 महीने बचे, उसमें 60,000 इजिली क्रॉस हो जाएगा। The directors of D Limited estimated that the total sales in the 2 year period would be more than 60,000। अब हमें लग रहा है नहीं, अब तो 60,000 के ऊपर हो जाएगा। फाइन। तो अब हमें क्या रिकॉर्ड करना है? अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि 60,000 के ऊपर होगा ना, तो हमें 100 रुपीज रेवेन्यू मानना है कि 90? ऑब्वियसली हमें 90 मानना है। तो अब जर्नल एंट्री क्या पास होगा देखो।
अब एंट्री क्या पास होगा, अब रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना चाहिए हमें वो देखते हैं। सबसे पहली बात, पैसे कितने आएंगे, 31,3x7 ईयर एंडिंग में। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, हमने 35,000 यूनिट्स बेचा है। क्या प्राइस पे बेचा है हमने, हमने 90 नहीं सॉरी, हमने 100 पे बेचा है। पैसे तो 100 ही लेंगे, 35 लाख पैसे तो पूरे लेने, ध्यान रखना। हम कस्टमर को तो यही बोलेंगे कि भाई अभी 60 हुआ किधर होगा तो हम रिफंड करेंगे, पहले पैसे तो ले लो 100 रुपीज के हिसाब से। तो 35,000 इंटू 100 दैट इज 35 लाख, तो पूरे पैसे लेने। पर क्या हम रेवेन्यू बुक कर सकते हैं 35 लाख? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हमारा एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू तो एज पर 115 बुक होगा, एज पर इंडिया 115। और इंडिया 115 बोल रहा है कि भाई तुम्हारा एक्सपेक्टेशन अब तो 60,000 हो गया है, अब हमें 90 से रेवेन्यू बुक करना है। पर क्या हम 35,000 इंटू 90 कर सकते हैं? तो नहीं। हम कैसे, हमें क्या करना है, रेवेन्यू कितना बुक होगा, डायरेक्टली 35,000 इंटू 90 नहीं कर सकते हो। क्यों? 2 साल के पीरियड में हमने क्या किया है, हमें रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ेगा। पिछले साल लास्ट ईयर 20,000 बिका था, इस साल 35,000 बिका, तो टोटल हमने 55,000 यूनिट्स बेचा है। और हमारा एक्सपेक्टेशन अब है 90 रुपीज का प्राइस। तो हमें सेल्स 55,000 इंटू 90, हमें सेल्स रिकॉर्ड करना है 49,50,000, इतना सेल्स रिकॉर्ड करना है। लेकिन एक्चुअली हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया है, फिर 20,000 इंटू 100, 20 लाख तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब हमें सेल्स कितना रिकॉर्ड करना है, 29,50,000। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा 29,50,000। और जो डिफरेंस है वो क्या दिखेगा, जैसे मैंने बताया था वो दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या फिर रिफंड लाइबिलिटी, जो लिखना है हम वर्ड लिख सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज अ लाइबिलिटी, तो दिस वे इट गोस। सेकेंड, या तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखेगा। राइट, 29,50,000 कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि भाई जो करंट ईयर सेल्स हुए हैं 35,000, अब वो तो हम 90 से ही बुक करेंगे। करेक्ट, 35,000 जो है वो तो 90 से बुक करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि आप सेल्स इतना ही होना चाहिए। पर हमारा सेलिंग प्राइस 90 होगा। पर लास्ट ईयर हमने 20,000 यूनिट्स को 100 पे रिकॉर्ड किया था, और जबकि वो भी 90 पे होना चाहिए था, तो उस पर 10 रुपीज हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है। तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख रिकॉर्ड किया वो हम माइनस कर देंगे, तो नेट 29,50,000 का हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। आई होप ये पॉइंट भी समझ गया होगा। तो इधर दिस वे या फिर ये क्यूमुलेटिव वे से, दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। राइट, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो इसे कनेक्टेड एमसीक्यूज में। What will be the amount of revenue to be recognized in the year X56 with respect to the sales arrangement B Limited? 56 मतलब फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो हमने 20,000 इंटू 100 मतलब 20 लाख रिकॉर्ड करना था। What will be the amount of revenue to be recognized in the year 6-7? नेक्स्ट ईयर में हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, 29,50,000, जो अभी हमने वर्किंग देखा था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के बारे में नहीं पूछा है, पर अगर पूछा होता तो वो अमाउंट होता इन दैट केस 3.5 lakhs। ओके फाइन, चलो ये हो गया एमसीक्यू। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ इसमें, स्ट्रिक्टली एमसीक्यू से जो क्वेश्चन पूछा गया उतना ही नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सो दैट कभी उन्होंने वो पूछा तो वी शुड बी रेडी। आगे केस सिनेरियो 2, Messrs XY and Company is an auditing firm. During his audit, the firm is facing difficulty in accounting of the following transactions. ठीक है, क्या क्या है प्रॉब्लम उनका देखते हैं। A Limited has established a defined benefit pension plan for its eligible employees. The balance sheet of A Limited as at 31st March 7 currently includes the estimated net liability at 31st March X6 amounting to 18.75 crores. मतलब हमारा जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, देखिए ये इंडेक्स 19 से कनेक्टेड है। इंडिया 19 में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज के लिए दो चीजें बना के रखते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट एंगल से देखूं तो एक होता है यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डीपीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक प्रोविजन हम रेडी करते हैं, दिस इज वन थिंग। और उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लान एसेट्स। हम बोलते हैं प्लान एसेट्स, हम प्लान एसेट बनाते हैं। ओके फाइन, तो अभी इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि हमारा जो नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, नेट, उसका ओपनिंग बैलेंस है 18.75 करोड़। तो फाइन, 18.75 करोड़ है ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये लिखा है नेट, नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी का मतलब ये जो है, ये मेरा लाइबिलिटी साइड का जो प्रोविजन है वो माइनस प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स जो असेट साइड में, ये नेट ऑफ करके आया है। मतलब ये दिस फिगर माइनस दिस करके जो नेट अमाउंट है, ये वो फिगर है 18.75 लाख, वो ध्यान रखना है। ओके, द एस्टिमेटेड करंट सर्विस कॉस्ट वाज एडवाइज्ड बाय द एक्चुअली टू बी 6 crores।
अब देखिए ये होता क्या, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, हम हमारे एम्प्लॉयज के लिए हम प्रोविजन, ग्रेचुटी, उनको रिटायरमेंट में ये सब देना है, तो उसका हमें प्रोविजन पहले ही करना होता है, हर साल करना होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना 10 साल के बाद एम्प्लॉय जब रिटायर हो रहा है डायरेक्टली तभी हमने प्रोविजन किया तभी दिया, नहीं, हमें उन पूरे 10 सालों में रिकॉर्ड करना है प्रोविजन को। फाइन। तो हमें हर साल प्रोविजन करना है, तो हम हर साल जो प्रोविजन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। मतलब ये करंट ईयर का प्रोविजन है, ये करंट ईयर का प्रोविजन है कितना, 6 करोड़। तो करंट ईयर में जब प्रोविजन करूंगा तो मेरा जो प्रोविजन है वो इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा क्योंकि मैं प्रोविजन कर रहा हूं, मैं प्रोविजन कर रहा हूं, तो ये इंक्रीज होगा। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑब्वियसली पीएनएल डेबिट टू करंट सर्विस कॉस्ट, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा। ओके। और ये मेरा बेसिकली लाइबिलिटी साइड है, ये जो पार्ट है ये मेरा लाइबिलिटी साइड है। चलो, 18.75 का प्रोविजन ऑलरेडी था, मैंने 6 करोड़ का और प्रोविजन किया, तो प्रोविजन का एंट्री होता है पीएनएल टू प्रोविजन, तो हमने एक पीएनएल डेबिट किया और एक मेरा प्रोविजन में ऐड किया। नेक्स्ट वन, ऑन 31st March ए लिमिटेड पेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 करोड़ इनटू द प्लान। बी केयरफुल, पेड वर्ड मतलब ये मत समझना कि हमने पैसे दे दिए गया बिजनेस से पैसा, पेड कंट्रीब्यूशन इनटू द प्लान, इनटू द प्लान मतलब प्लान के अंदर दिया है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। पेड इनटू द प्लान मतलब एम्प्लॉयज को पे नहीं किया है, हमने प्लान के लिए पे किया, मतलब पैसे हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इन्होंने क्या किया है, एंड चार्ज दिस अमाउंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्होंने इसको खर्चा मान लिया है, इन्होंने इसको खर्चा मान लिया, पीएनएल डेबिट कर दिया है, इन्होंने पीएनएल डेबिट किया है, जो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, पीएनएल डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें पीएनएल क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये रेक्टिफाई हो गया। अब करेक्ट एंट्री क्या था, करेक्ट एंट्री तो भाई इन्वेस्टमेंट टू बैंक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 7 करोड़ का, तो हमें इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ऐड करना है, हमारा जो भी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है वो ऐड होगा 7 से। पर यहाँ पे हमने लाइबिलिटी और एसेट को सेपरेट तो नहीं बताया, तो या तो मैं एसेट में ऐड करूं, या तो मुझे ये चीज अगर लाइबिलिटी में प्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मुझे इसको डिडक्ट करना होगा क्योंकि मैं साइड चेंज कर रहा हूं। तो हम या तो एसेट में ऐड करूं, फर्स्ट मेरा थिंकिंग होगा, फर्स्ट मेरा प्लान होगा कि भाई मैं उसे एसेट में ऐड करूं क्योंकि मैंने और एसेट खरीदा है। पर यहाँ पे हम नेट दिखाते हैं तो हम एसेट में नहीं ऐड कर सकेंगे, हमें यहाँ से लेस करना होगा। ओके, हम इसे लेस कर देंगे क्योंकि हमने और इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन अ वे हमारे प्रोविजन का अरेंजमेंट हो गया है, तो हमारा प्रोविजन टू दैट एक्सटेंट कम हो जाएगा। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडियली एसेट में ऐड होना चाहिए, पर एसेट में ऐड हमारे पास है नहीं एसेट सेपरेटली, क्योंकि हमने नेट मेंटेन किया है, तो मैं इसे एसेट में नहीं ऐड करूंगा, मैं इसे लाइबिलिटी से लेस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन, द एनुअल मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑन 1 April was 8%, तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ओपनिंग लाइबिलिटी था 18.75, तो उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा, 18.75 का जो ओपनिंग है उसका मुझे 8% करना है, तो 18.75 पे 18.75 पे 8%, दैट इज 1.5। ओके, इतना मेरा इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा। फाइन, प्रोवी 18.75 पे ही होगा, 6 नहीं ऐड करना है, क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो तो हमारा एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन होता है, इसलिए उस पर नहीं करना है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमने एंड ऑफ द ईयर किया है, इसलिए वो भी डिडक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने ओपनिंग पे ही लिया है। ओके, क्योंकि बाकी ये जो दोनों चीज है ये दोनों एंड ऑफ द ईयर हुई है, इसलिए वो मेरे इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ईयर इम्पैक्ट करेगा। फाइन, estimated net liability on 31st March was advised by actuary to be 20.5 crores and no benefits have been paid। हमने कोई भी बेनिफिट्स नहीं पे किए, अगर हमने बेनिफिट्स पे किए होते, अगर हमने बेनिफिट्स पे किए होते मतलब कोई एम्प्लॉइज रिटायर हुआ है तो हमने उसको समझो 3 करोड़ हमने पे कर दिया, तो 3 करोड़ कैसे पे करेंगे, उसके लिए पहले हम एसेट बेचेंगे, और एसेट बेचेंगे तो एसेट से समझो 3 करोड़ माइनस होगा, अब वो पैसे आ जाएंगे और फिर उस पैसे से हम हमारा लाइबिलिटी पे कर देंगे, तो वो यहां से भी लेस हो जाएगा, दोनों साइड से लेस होगा। लेकिन अगर हम नेट प्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों साइड से लेस कर रहे हैं, तो दोनों साइड से लेस कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट नेट पे क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो इंपैक्ट। तो अगर बेनिफिट्स पेड होता भी तो भी नेट लाइबिलिटी पे उसका इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम एसेट भी बेच रहे हैं और हम लाइबिलिटी भी उतना कम करेंगे, तो इसलिए दोनों साइड 3 से कम होगा तो नेट इंपैक्ट जीरो। फाइन, अब इसे टोटल करते हैं 18.75। ओके, 18.75 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 1.5, तो हमारा लाइबिलिटी कितना दिख रहा है, 19.25। पर क्वेश्चन में लास्ट पैरा में लिखा गया था कि हमारा जो लाइबिलिटी है उसका फेयर वैल्यू है 20.5 करोड़, तो हमारे एक्चुअल अजम्पशन के हिसाब से 20.5 करोड़ है, पर बुक्स में तो 19.25 दिख रहा है, तो जो एक्स्ट्रा है 1.25 वो हमें लाइबिलिटी इंक्रीज करना होगा, और इसे हम बोलते हैं एक्चुरियल,
इसे हम बोलते हैं एक्चुरियल लॉस। एक्चुरियल लॉस, ओके, ये हमारा एक्चुरियल लॉस होता है। और एक्चुरियल लॉस हमारा कहां पे जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुरियल लॉस है वो जाता है ओसीआई में एंड नॉट पीएनएल। वो ओसीआई में जाएगा, वो पीएनएल में नहीं जाता है एज पर इंडिया 19। उसे हमें ओसीआई में ट्रांसफर करना है एंड नॉट इन पीएनएल, वो ध्यान रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन सी चीजें ओसीआई से ओसीआई में जाती है वो बहुत जरूरी है याद रखना। फाइन, चलो ये पार्ट ओके। अब आगे जाते हैं, 6 तो मैंने पीएनएल में डाल दिया था, ये 7 का रॉन्ग एंट्री हुआ था, उन्होंने पीएनएल डेबिट किया था, इसलिए करेक्ट करने के लिए मैंने पीएनएल क्रेडिट कर दिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। डन। इंटरेस्ट 1.5 है तो वो भी डेबिट होगा मेरा। तो पीएनएल में अगर हम देखेंगे तो नेट पीएनएल में कितना है, हमने 6 डेबिट किया है, 1.5 डेबिट किया, मतलब 7.5 डेबिट एंड 7 क्रेडिट। तो नेट अगर देखेंगे, नेट नेट पोजीशन क्या हुआ, हमने 0.5 पीएनएल में डेबिट किया है, 0.5 हमने पीएनएल में डेबिट किया है। फाइन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। What is the amount of net adjustment to be made in the statement of P&L for the year this with respect to defined benefit obligation? तो हमें 0.5 डेबिट करना है, 0.5 crores deducted from the profit, मतलब डेबिट। What is the amount of actual gain loss on defined benefit pension plan for the year 867? तो हमने कैलकुलेट किया था, एक्चुअल गेन लॉस हमारा है 1.25, जो उसे में ट्रांसफर करना है। 1.25 ये हमारा नेट लॉस था, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रहा है। व्हाट इज द, नहीं दैट्स इट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये 6-7 हो गया है। आज अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। On 1st April, E Limited completed the construction of a non-current asset with an estimated life of 20 years. The cost of construction were recognized in property, plant and equipment and depreciated accordingly. Fine. हमने कुछ एसेट बनाया और हमने उसे ऑब्वियसली बैलेंस शीट में दिखाया होगा, और उस पे हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। उस एसेट का लाइफ 20 इयर्स है, उस एसेट का लाइफ 20 इयर्स है। ओके, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिख देता हूँ। फाइन। The cost of construction were recognized in PP and depreciated appropriately. E Limited has a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located on 31st March 20. 20 साल बाद हमें उस एसेट को डिसमेंटल करना है, और डिसमेंटल करके जो खर्चा होगा उसका प्रोविजन भी करना होता है एज पर इंडिया 16। समझो मेरा एसेट का लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद मैं जब डिसमेंटल करूंगा तो उसका जो डिसमेंटलिंग का कॉस्ट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू जो होगा हमें वो एसेट में रिकॉर्ड करना है। मतलब नॉर्मली हम प्रोविजन करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, पीएनएल टू प्रोविजन, इस तरीके से एंट्री पास करते हैं। पर जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, मतलब मुझे एसेट को डिसमेंटल डीकमीशनिंग कॉस्ट जो निकालना होगा एसेट को, तो उसका जो रिमूवल कॉस्ट होगा उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में आज डे 1 पे मुझे उसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और वो प्रोविजन पीएनएल में नहीं जाएगा, वो जाएगा असेट में, वो जाएगा असेट में, मतलब पीपीई में जाएगा, वो मेरा पीपीई में जाएगा। आई होप दिस इज ओके। तो पीएनएल टू प्रोविजन नहीं, एसेट टू प्रोविजन। जस्ट टू समराइज, हम जो एसेट का डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर करने वाले 10 साल बाद, उसका पीवी टर्म्स में मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज उसका प्रोविजन बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और एंट्री होगा एसेट टू प्रोविजन एंड नॉट पीएनएल टू प्रोविजन, वो हम कैपिटलाइज करते हैं। तो चलो, तो ये सब में क्या हुआ है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रिस्टोरेशन वर्क इज 2.5 करोड़। तो ये 2.5 करोड़ का खर्चा है जो 10 साल बाद इनकर होने वाला है। तो आइडियली मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना चाहिए, और पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दिया है 0.312। तो 2.5 इंटू 0.312, तो वो आया 0.78। तो मुझे उतने का प्रोविजन करना चाहिए। तो एक तो मैं एसेट में ऐड करूंगा, क्योंकि एंट्री था असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और यहां पे मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा 0.78। क्या इसका इंपैक्ट मेरे पीएनएल में आएगा फिलहाल एज ऑफ नाउ? तो नहीं, इस चीज का इंपैक्ट हमारे पीएनएल में नहीं आएगा। वन सेकेंड। तो इसका इंपैक्ट हमारे पीएनएल में नहीं आएगा। अब हम आगे जाते हैं। हाँ, तो ये मेरा पीएनएल, थोड़ा इशू आ गया कुछ, चलो ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो पीएनएल में इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं इसका पीएनएल बना देता हूँ यहीं पे पीएनएल बना देता हूँ, तो इसका पीएनएल में इंपैक्ट नहीं आएगा। फाइन। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया, 0.78 मेरा असेट में भी आ जाएगा, और उसका मैं प्रोविजन भी क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट। फिर क्वेश्चन में लिखा है हमने क्या किया है, द डायरेक्टर ऑफ ई लिमिटेड हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 0.125 करोड़। इन्होंने क्या किया, 2.5 जो टोटल खर्चा होने वाला है डिवाइड बाय 20। मतलब एक सिंपल जनरल लॉजिक से प्रोविजन क्रिएट कर दिया, जो भी खर्चा है डिवाइड बाय 20, तो 0.125 का उन्होंने
रिकॉर्डिंग कर दिया 0.125 का उन्होंने एवरी ईयर पीएनएल टू प्रोविजन किया, मतलब उन्होंने पीएनएल डेबिट किया कितना 0.125 करोड़। पर क्या वो करेक्ट है? रॉन्ग है वो। ये 0.125 पीएनएल में नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे वो हमने कैपिटलाइज करना था जिस तरीके से हमने 0.78 किया, पीएनएल में नहीं आएगा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे पीएनएल क्रेडिट कर देंगे, हम उसे पीएनएल क्रेडिट कर देंगे और वो नलीफाई हो जाएगा, जो रॉन्ग एंट्री वो नलीफाई हो जाएगा। और करेक्ट एंट्री मैंने ऊपर पहले से पास कर दिया था, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन मैंने पहले से कर दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसे कैपिटलाइज किया तो इसका मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा 0.78 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 0.039 का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और ये मेरे पीएनएल में डेबिट दिखेगा 0.039। और हमें क्या करना है, ये जो प्रोविजन है हमें पता है हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो हमें उसका अनवाइंडिंग भी करना है, तो मुझे इस पे जो डिस्काउंट रेट है 6% वो अनवाइंड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इंटू 6%। तो ये हो गया 0.0468, तो ये जाएगा मेरा पीएनएल डेबिट 0.0468। ओके, अनवाइंडिंग कर रहे हैं मतलब इंटरेस्ट ऐड करना है, तो एक तो पीएनएल डेबिट होगा, एक्सपेंस है, और मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट टू प्रोविजन बेसिकली जर्नल एंट्री, दैट्स इट। तो इस तरीके से मुझे करना है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है देखे जरा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ नॉन करंट एसेट इन द ईयर x0 x1। ओरिजिनल प्रोविजन कितना क्रिएट करना था, हमें जो ओरिजिनल प्रोविजन क्रिएट करना था वो था 0.78 करोड़, ये ओरिजिनल प्रोविजन हमें क्रिएट करना था। नेक्स्ट वन, फिर है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन प्रोविजन। तो क्या एडजस्टमेंट होगा पीएनएल में, नेट इंपैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा है देखो, डेबिट मैंने कितना किया 0.039, फिर मैंने डेबिट किया 0.0468, फिर मैंने क्रेडिट किया था 0.125, तो वो लेस कर देंगे, तो नेट इंपैक्ट आ रहा है नेगेटिव 0.0392, मतलब पीएनएल में क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 0.0392 ये अमाउंट हम पीएनएल में क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट हम पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। लास्ट वन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 1 ईयर वाइंडिंग अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन प्रोविजन। हमारा जो बैलेंस शीट में रिस्टोरेशन प्रोविजन था वो ऑलरेडी कितने पे ओरिजिनली दिख रहा था, वो ओरिजिनली दिख रहा था, 1 सेकेंड, वो ओरिजिनली दिख रहा था हमारा 0.78 पे दिख रहा था, 0.78, और हमने क्या किया, हमने उसे फिर ऐड किया, अनवाइंडिंग किया, तो 0.78 प्लस 0.0468, तो ये बैलेंस शीट में कितने में दिखेगा 0.8268, तो ये फिगर पे दिखेगा प्रोविजन। तो अब ये कितने पे दिख रहा है यहाँ पे देखो, yes, what is the amount of unwinding, 1 year's unwinding of discount, what will the amount of 1 year's unwinding of discount on account of restoration provision। हमें चाहिए अनवाइंडिंग का कितना होगा, तो 0.0468 पे ये इतना अमाउंट अनवाइंड होगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ओके। और टोटल तो 0.826 हो जाएगा, पर वो पूछा नहीं हमने, खाली 1 year's unwinding of discount पूछा है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस आई स्टॉप द वीडियो, ओके, चलो कीप स्टडिंग।